Assalamu alaikum guys, how are you all? I hope all of you must be doing very well at your homes. In today's video, I'm going to discuss an important topic, that is Swiss structuralism. In the previous video, I have discussed about the introduction of structuralism and also its characteristics. And in this video, I'm going to deal with the structuralism. I'm going to deal structuralism with an important perspective, that is linguistic structuralism. Okay, in the previous video I have told you that structuralism is also called a linguistic theory or an intellectual theory, and in this video we are going to talk about that how it is a linguistic theory. Okay, so let's begin. फर्स्टली यहाँ मैंने लिखा है स्विस. स्विस यहाँ क्यों लिखा जाता है? हम मोस्टली अपने सिलेबस में या मोस्टली इसे पढ़ा जाता है स्ट्रक्चरलिज्म स्विस, और ये बेसिकली इसलिए लिखा जाता है, स्विस जो है वो रेफ़र करता है स्विट्ज़रलैंड को. और स्विट्ज़रलैंड को ये क्यों रेफ़र करता है? क्योंकि जब भी हम स्ट्रक्चरलिज्म को एज अ लिंग्विस्टिक थ्योरी पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है वो है फर्डिनांड दे सोशोर की. ठीक है, और फर्डिनांड दे सोशोर बिलोंग करते हैं स्विट्ज़रलैंड से. दैट्स वाई वी कॉल इट स्विस स्ट्रक्चरलिज्म. ओके, तो ये है एक लिंग्विस्टिक बेस्ड थ्योरी. ठीक है, इन द प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया कि ये एक लिंग्विस्टिक बेस्ड थ्योरी भी थी, क्योंकि इसको अप्लाई किया गया था या इंट्रोड्यूस करवाया था लिंग्विस्ट्स ने. और वो लिंग्विस्ट किस पे ज़्यादा फोकस करते हैं? वो लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस करते हैं. तो इसीलिए फर्डिनांड दे सोशोर भी एक लिंग्विस्ट था जिसने लैंग्वेज के बारे में, लैंग्वेज पे फोकस किया, लैंग्वेज की स्टडी की, और फिर उसने स्ट्रक्चरलिज्म को अप्लाई किया था लैंग्वेज पे. ठीक है, और जो नेक्स्ट पॉइंट है, इट वाज प्रॉपर बिगेन 1915 टू 1960s. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि फ्रांस में 1960s में स्टार्ट हुई थी, लेकिन इसके स्टार्ट होने से पहले भी फर्डिनांड दे सोशोर अपनी कंट्रीब्यूशन दे चुका था. ठीक है, हमने यहाँ टाइम स्पेन देखे, 1857 टू 1913 तक है फर्डिनांड दे सोशोर का. तो उससे पहले भी ये दे चुका था. ये प्रॉपर हम ये कह सकते हैं कि ये फ्रांस के अंदर स्टार्ट 1960s में हुई थी, लेकिन इसकी जो प्रॉपर बिगिनिंग है पहले से, इसकी रूट्स जो हमें वो 1950 से ही मिलना स्टार्ट हो गई थी. ठीक है, ये था स्विस स्ट्रक्चरलिज्म का थोड़ा सा इंट्रो. एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू फर्डिनांड दे सोशोर. तो फर्डिनांड दे सोशोर एक्चुअली इसका टाइम स्पैन है 1857 टू 1913 तक, और ये एक स्विस सिमेट्रिशियन था. ठीक है, ये एक टीचर भी था, टीचर जिनेवा यूनिवर्सिटी के अंदर ये एक टीचर था, प्रोफेसर वी कैन से दैट, और एक लिंग्विस्ट भी था. ठीक है, और इसने अपने लेक्चर्स डिलीवर किए थे जिनेवा ये प्रोफेसर था ना यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा का, तो इसने जिनेवा यूनिवर्सिटी के अंदर अबाउट लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड अपने लेक्चर डिलीवर किए थे अपने स्टूडेंट्स को. और वो लेक्चर आफ्टर हिज डेथ इसके स्टूडेंट ने उन लेक्चर को कंपाइल किया, और कंपाइल करके उन्हें इकट्ठा किया, यानी जैसे जैसे जिसको जो जो पॉइंट्स मिलता गया या इस तरीके से उन्होंने उन्हें इकट्ठा किया, और उसकी एक बुक बना दी अंडर द नेम ऑफ द कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स, और इसे 1916 में पब्लिश करवाया गया आफ्टर हिज डेथ. ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने इस बुक के अंदर वो सारे कॉन्सेप्ट्स दिए हैं जो फर्डिनांड दे सोशोर ने अपने स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में पढ़ाए थे, और वो सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो लैंग्वेज से रिलेट हैं. ठीक है, और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के थ्रू हमें पता लगता है कि किस तरीके से ये जो स्ट्रक्चरलिज्म है लैंग्वेज पे अप्लाई होता है. फर्डिनांड दे सोशोर ने किस तरीके से कंट्रीब्यूशन दी थी. ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और कि फर्डिनांड दे सोशोर को हम फादर ऑफ लिटरेरी थेरी ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म कहा जाता है. मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि फादर ऑफ मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी किसे कहा जाता है? क्लॉड लेवी स्ट्रॉस को. और ये आपने फोकस करना है, क्योंकि डिफरेंट जो वर्ड्स होते हैं ना, लिटरेरी थेरी या इसके फादर या एंथ्रोपोलॉजी के फादर, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं. तो इसलिए आपको फोकस इस बात को याद रखना है कि लिटरेरी थेरी की बात आए तो फर्डिनांड दे सोशोर होगा. ठीक है, ये था फर्डिनांड दे सोशोर का लिटिल बिट बैकग्राउंड. अगर अब हम देखते हैं कि फर्डिनांड दे सोशोर किस तरीके से स्ट्रक्चरलिज्म में अपनी इसने दी थी कंट्रीब्यूशंस, और उस कंट्रीब्यूशन के अंदर वो किस तरीके से कहता है कि हमें कोई भी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए, या कोई भी लैंग्वेज किन एलिमेंट से मिलके बनती है, और वो एलिमेंट कौन कौन से हैं, और किस जब वो मिलके उन एलिमेंट से बन जाती है तो फिर वो एलिमेंट किस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और जिस पे स्ट्रक्चरलिज्म की थ्योरी अप्लाई होती है. ठीक है, सोशोर कहता है कि जो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज किसी भी, यानी लैंग्वेज है ना, अकॉर्डिंग टू सोशोर लैंग्वेज इज़ असेंशियल
फॉर स्ट्रक्चरलिज्म। वो कहता है कि जब भी हमने स्ट्रक्चरलिज्म की बात करनी है, क्योंकि ये लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चरलिज्म की हम बात कर रहे हैं, तो वो ये कहता है कि किसी भी कोई कि स्ट्रक्चरलिज्म के लिए ना, स्ट्रक्चरलिज्म के लिए लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो ये कि स्ट्रक्चरलिज्म के लिए तो वो इम्पोर्टेंट होगी लैंग्वेज, लेकिन वो उसके अंदर भी ये कह रहा है कि किसी भी लैंग्वेज का हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है। हमने ओवरऑल देखा कि स्ट्रक्चरलिज्म के लिए लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, ये हो गया। लेकिन वो कहता है हर एक लैंग्वेज का भी एक स्ट्रक्चर होता है, और वो जो स्ट्रक्चर है वो दो कॉन्सेप्ट से मिलके बनता है, दैट इज़ लैंग एंड पैरोल। यहाँ वो हमें लैंग्वेज के स्ट्रक्चर के लिए दो चीज़ें, दो कॉन्सेप्ट दे रहा है, एक लैंग और दूसरा पैरोल। अब ये दोनों क्या हैं? वो कहता है कि ये जो लैंग है ना, ये कोई भी आइडिया आइडिया हम कह सकते हैं, या लैंग कोई सेट ऑफ रूल्स होता है दैट एग्जिस्ट इन द माइंड ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी हर इंडिविजुअल के माइंड में, या हर इंडिविजुअल के माइंड में ये सेट ऑफ रूल्स होता है जो शेयर्ड नॉलेज होता है सोसाइटी का। फॉर एग्जांपल, इसके लिए एक ना इजी सी एग्जांपल ये होगी कि जब भी कोई रूल्स होते हैं, वो कहते हैं ये रूल्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम देख लें कि ग्रामर के जो रूल्स हैं, हमने देखा कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रेजेंट डेफिनेट का रूल क्या होता है, कि उसमें एस या यस, डू या डस का इस्तेमाल होता है। ये स्पेसिफिक रूल्स हैं, ठीक है, जो शेयर्ड होते हैं। यानी हमारी सोसाइटी में, या हम इंग्लिश सोसाइटी में भी देख लें कि जब भी हमने इंग्लिश पढ़नी है तो हमें इन स्ट्रक्चर को फोकस करना पड़ेगा। तो ये स्ट्रक्चर सेम होता है। वो कहते हैं ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं। जो लैंग होता है ना, वो सेट ऑफ रूल होता है जो शेयर्ड होता है। यानी हम कह सकते हैं कि हर एक के पास ग्रामर के रूल्स तो सबने सेम ही याद करने हैं ना, सेम ही पढ़ने पड़ेंगे, फिर ही उसको अप्लाई होगा। वो अपने डिफरेंट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन में अप्लाई करेंगे, लेकिन जो सेम रूल्स होते हैं ना, वो होता है लैंग। और जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है पैरोल। वो कहता है कि जस्ट अ मिनट, ओके, वो कहते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट है पैरोल का। वो कहते हैं कि जो पैरोल है ना, ये उस कॉन्सेप्ट की हम प्रैक्टिस कह सकते हैं। अब क्या है कि हमारे पास सेट ऑफ रूल्स तो आ गया लैंग की फॉर्म में, लेकिन हमने इन सेट ऑफ रूल्स को यूज़ भी तो करना है। और जब हम इन सेट ऑफ रूल्स को यूज़ करते हैं अपनी डेली लैंग्वेज के अंदर या किसी भी फॉर्म के अंदर, तो वो होता है पैरोल। पैरोल बेसिकली वो प्रैक्टिस कह रहा है, ठीक है। ये यूज़ ऑफ रूल्स ऑफ पैरोल, सॉरी, लैंग के रूल्स को जब हम यूज़ करते हैं, वो तो वो कहता है कि ये पैरोल होता है। और इसी तरीके से हम इसका थोड़ा सा डिफरेंस भी देख सकते हैं, लैंग और पैरोल का डिफरेंस। वो ये कि जो लैंग होता है ना, वो यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल किस तरीके से, वो मैंने आपको बताया कि जो सेट ऑफ रूल होंगे ग्रामर के, वो तो सबके लिए सेम होंगे। और इसी तरीके से जो पेरोल होता है वो होता है इंडिविजुअल। पेरोल एक्चुअली फोकस करता है यूज़ ऑफ द रूल्स ऑफ लैंग। तो ज़ाहिर सी बात है, जब कोई भी पर्सन किसी भी लैंग्वेज के रूल को या कोई भी रूल को यूज़ करेगा, तो वो इंडिविजुअली तौर पर यूज़ करेगा। वो ये तो नहीं करेगा कि उसने ये यूज़ किया मैं भी वही यूज़ करूँ। इंडिविजुअलिटी इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। वो उसका यूज़ डिफरेंट हो जाता है, हर एक पर्सन का यूज़ दूसरे पर्सन से। तो इसके लिए आप एक डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन से बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। वो कहते हैं कि सॉरी, यहाँ लैंग आएगा, ये लैंग LANGUE भी कर लें। लैंग डिनोट्स द एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट देखें, एब्स्ट्रैक्ट सिस्टमेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज विदाउट विच नो मीनिंगफुल अटरेंस पैरोल वुड बी पॉसिबल। तो क्या है, वो कहता है कि जो लैंग है ना, वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म के अंदर होता है। अब एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म तो वही होती है ना जो माइंड के अंदर एग्जिस्ट करती है, जब हम देख नहीं सकते। तो इसी तरीके से वो कहता है कि जो लैंग है वो एब्स्ट्रैक्ट है, सेट ऑफ रूल्स हैं जो माइंड में एग्जिस्ट करते हैं, और पैरोल उनकी अटरेंस है। अटरेंस होते हैं जब वो यूज़ में आ जाते हैं, तो वो होता है पैरोल। तो ये था इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग और पैरोल। तो नेक्स्ट इसका जो कॉन्सेप्ट वो देता है स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर, वो है सिग्निफिकेशन का। एक्चुअली ये सिग्निफिकेशन के अंदर ना, वो हमें तीन कॉन्सेप्ट देता है। बेसिकली वो दो कॉन्सेप्ट देता है, साइन के लिए भी वो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास दो है, सिग्निफायर और सिग्निफाइड। और साइन को हम समझेंगे, ठीक है। अब इसको ओवरऑल नाम क्यों दिया गया है सिग्निफिकेशन का, ये भी हम डिस्कस करेंगे, और इसका स्ट्रक्चर के साथ क्या रिलेट है, ठीक है, क्या रिलेशन है स्ट्रक्चरलिज्म के साथ। तो सबसे पहले वो कहते हैं साइन के बारे में। वो कहते हैं साइन क्या है। साइन कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है या कोई भी यूनिट हो सकता है लैंग्वेज के अंदर, जो जोड़ता है सिग्निफाइड और सिग्निफायर को, ठीक है। अब ये सिग्निफाइड और सिग्निफायर क्या है? बेसिकली ये जो सिग्निफायर है ना, ये कोई भी इमेज हो सकती है, कोई भी एक्शन हो सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो सिग्निफायर है ना, ये फिज़िकल फॉर्म के अंदर कोई भी चीज़ होती है। जैसे कि ये मेरे पास, ये हमारे इस पे जितना कुछ लिखा हुआ है, ये यूनिट का वर्ड लिखा हुआ है, ये कोई एक्शन हो रहा है जिसे हम देख सकते हैं, कि जिसे हम टच कर सकते हैं, तो वो होता है सिग्निफायर, ठीक है।
सिग्निफायर बेसिकली हम इस चीज़ को कह सकते हैं जो फिज़िकल चीज़ में एग्जिस्ट करती हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके लिए हम ना 2 चीज़ें लेते हैं। एक तो मेरे पास लिखा हुआ है, अगर मैं लिखूँ किसी भी चीज़ का नाम, डोर लिख देती हूँ, ठीक है? ये जो वर्ड मैंने लिखा है ना डोर, ये रिटन फॉर्म के अंदर है ना, और हम इसे देख भी सकते हैं। ये होगा सिग्निफायर, ठीक है? सिग्निफायर होगा, ठीक है? और इसी तरीके से जब हम डोर का वर्ड सुनते हैं तो डोर की जो कॉन्सेप्ट हमारे माइंड के अंदर बनता है ना, तो वो मेंटल कॉन्सेप्ट होगा या मेंटल इमेज होगी, जो हमारे माइंड के अंदर उस ऑब्जेक्ट को या उस वर्ड को लेके बनती है, वो मेंटल इमेज होगी, वो होगी सिग्निफाइड, ठीक है? तो सिग्निफायर वही है कि जो सिग्निफायर है वो फिजिकल फॉर्म के अंदर होगा, और जो सिग्निफाइड होगा वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म के अंदर होगा, मेंटल कॉन्सेप्ट, ओके? और फर्डिनेंड द सोशोर कहता है कि ये जो सिग्निफाइड और सिग्निफायर का आपस में जो रिलेशन है ना, ये साइन क्रिएट करता है। और जो साइन इन रिलेशन को क्रिएट करता है ना, तो साइन के थ्रू सिग्निफाइड और सिग्निफायर आपस में मिलते हैं, इनका रिलेशन क्रिएट होता है, और फिर वो जो रिलेशन होता है ना, वो कहलाता है सिग्निफिकेशन, ठीक है? अब हम देखते हैं कि ये जो सिग्निफिकेशन है, ये किस तरीके से स्ट्रक्चरलिस्ट इसको क्या कहते हैं, ठीक है? अब ये जो स्ट्रक्चरलिस्ट, बेसिकली हम स्ट्रक्चरलिस्ट पे भी फोकस करेंगे, लेकिन जो स्ट्रक्चरलिस्ट ऑल ओवर द स्ट्रक्चरलिस्ट जो इसके बारे में कहते थे, और स्पेशली जो फर्डिनांड द सोशोर कहता था ना, वो यही है। यानी ओवरऑल हम देखें तो सारे स्ट्रक्चरलिस्ट का यही बिलीव था कि वो कहते थे कि जो सिग्निफायर है ना, जो ऑब्जेक्ट होता है या कोई भी इमेज होती है जो हमारे सामने होती है, जिसे हम देख सकते हैं, वो असेंशियल होती है, ठीक है? वो कहते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है, ये असेंशियल है सिग्निफायर, लेकिन सिग्निफाइड इतना असेंशियल नहीं है। वो क्यों ऐसे कहते हैं? इसके लिए ना हमें फर्डिनेंड द सोशोर ने एक और कॉन्सेप्ट दिया था, दैट इज़ वो ये दरअसल ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये 3 प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर सोशोर के हैं। ये 3 प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ सोशोर देता है स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर, 3 प्रोनाउंसमेंट। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना लैंग्वेज का, जो मैं बता रही हूँ, वो इन 3 प्रोनाउंसमेंट्स में से पहला प्रोनाउंसमेंट है। वो क्या है कि लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेरी। अब लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेरी इज़ सिग्निफाइड और सिग्निफायर से रिलेट करता है। वो किस तरीके से कि ये जो स्ट्रक्चरलिस्ट बिलीव करते थे, वो कहते थे कि जो सिग्निफायर है वो इम्पोर्टेंट है, सिग्निफाइड के बगैर वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वो इसलिए कहते थे कि वो कहते हैं कि ये जो सिग्निफाइड है ना, ये तो कोई मेंटल इमेज ही होती है इंसान की, ये इंडिविजुअल मेंटल इमेज हो सकती है, ठीक है? होती है बल्कि। तो जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारा मेंटल इमेज एट अ टाइम ना डिफरेंट होता चला जाता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारा मेंटल इमेज डिफरेंट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक वक्त में देख रहे हैं रोज़ को, रोज़ हमारा, हमने रोज़ की अपनी मेंटल इमेज बनाई तो कि वो रेड रोज़ है। हो सकता है कि हम जो नेक्स्ट जब हम रोज़ की इमेज दिमाग में बनाएं तो वो येलो हो जाए। इस तरीके से वो कहते हैं कि जो मेंटल कॉन्सेप्ट है वो तो चेंज होते ही रहते हैं, लेकिन ये जो सिग्निफायर है ना, ये कभी चेंज नहीं होता, ये फिजिकल फॉर्म के अंदर ही रहता है। क्योंकि हमने ROSE रोज़ का वर्ड तो एज इट इज़ ही रहेगा ना, ये वर्ड तो नहीं ना चेंज होगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि सिग्निफायर इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि लैंग्वेज के अंदर जो इसके हमारी मेंटल इमेज है ना, वो चेंज हो जाती है, इसलिए लैंग्वेज आर्बिट्रेरी है, ठीक है? ये पहला प्रोनाउंसमेंट भी इसी के साथ कवर हो गया। अब ये मेंटल इमेज विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती रहती है, और उसके लिए जब हम मीनिंग की स्टडी करते हैं ना, उसके लिए वो हमें फर्दर 2 कॉन्सेप्ट देता है, दैट आर सिंक्रोनिक एंड डायक्रोनिक। अब ये सिंक्रोनिक और डायक्रोनिक क्या है? सिंक्रोनी के लिए वो कहता है दैट इट्स द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज दैट इंक्लूड्स इट्स ओरिजिन, ठीक है? तो वो होगा हमारे पास डायक्रोनिक। तो डायक्रोनी के लिए वो कहता है कि डायक्रोनी क्या होती है? चेंजिंग ऑफ मीनिंग ओवर टाइम, या जब हम किसी भी वर्ड के मीनिंग की स्टडी विद द पैसेज ऑफ टाइम करते हैं, यानी हम हिस्टोरिकली किसी वर्ड की हिस्टोरिकली स्टडी कर रहे होते हैं ना। फॉर एग्जांपल अगर हम लिटरेचर के किसी भी वर्ड को देखना है या उसके मीनिंग को फाइंड आउट करना है, तो हम इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे फोकस करते हैं उसके मीनिंग को फाइंड आउट करने के लिए। तो वो होगी डायक्रोनिक स्टडी, ठीक है? या डायक्रोनिक रिलेशन ऑफ वर्ड या लैंग्वेज का, ठीक है? बेसिकली वो डायक्रोनिक रिलेशन भी इसे कहते हैं और डायक्रोनिक स्टडी भी कहते हैं। ये हो गया डायक्रोनिक। और फिर वो कहते हैं सिनक्रोनी का एक कॉन्सेप्ट। अब सिनक्रोनी क्या होता है? प्रेजेंट कंडीशन ऑफ लैंग्वेज। वो कहते हैं कि जब हम सिंक्रोनिक रिलेशन ऑफ मीनिंग, ऐसे मीनिंग होते हैं कि जिसके अंदर हम देखते हैं कि उसकी
यानी एट अ टाइम हम मीनिंग उसके वर्ड के मीनिंग को फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रेजेंट में हैं तो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग ही वर्ड का मीनिंग फाइंड आउट करना है, नॉट कंसर्न विद द पास्ट। ठीक है, अगर हमने पास्ट को देखना है, पास्ट ओरिजिन ऑफ द वर्ड को देखना है या पास्ट में मीनिंग को देखना है, तो ओवर द टाइम मीनिंग को देखना है तो हम उसके अंदर डायक्रोनिक देखेंगे। और अगर हमने उसी वक्त देखना एट अ टाइम देखना है तो हम क्या देखेंगे, सिंक्रोनिक रिलेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड। ठीक है, अब जो ये तो सोशोर ने अपने कॉन्सेप्ट दे दिए, तो अब सोशोर कहता है कि हमने स्ट्रक्चरलिज्म पे इन दोनों कॉन्सेप्ट में से कौन से कॉन्सेप्ट अप्लाई करने हैं। वो कहता है कि ये जो डायक्रॉनिक है ना, ये डायक्रॉनिक जो 19th सेंचुरी के फिलोलॉजिस्ट थे ना, वो बिलीव करते थे डायक्रॉनिक स्टडी ऑफ द मीनिंग ऑफ अ वर्ड। वो कहते थे कि हमें डायक्रॉनिकली स्टडी करनी चाहिए। ठीक है, तो लेकिन सोशोर कहता है कि हमें सिंक्रोनिक स्टडी करनी चाहिए किसी भी मीनिंग ऑफ द वर्ड की। ठीक है, और सोशोर सिंक्रोनिक, सोशोर ने बेसिकली ये दोनों कॉन्सेप्ट सोशोर ने ही दिए हैं। ठीक है, लेकिन वो फोकस करता है सिंक्रोनिक स्टडी ऑफ द मीनिंग ऑफ आ वर्ड पे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है सिंटिगमेटिक एंड पैराडिग्मेटिक। ये भी दोनों कॉन्सेप्ट सोशोर ने ही दिए थे। अब सिंटिगमेटिक क्या होती है और पैराडिग्मेटिक क्या होती है। अब सोशोर कहता है कि जो सिंटिगमेटिक होता है ना, वो क्या होता है, सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स बेस्ड ऑन इट्स स्ट्रक्चर। अब सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स कैसे होगी, फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक इजी वे के अंदर अगर मैं आपको समझाऊँ ना, वो ये है कि किसी भी सेंटेंस को जब हम देखते हैं तो सेंटेंस के अंदर हम क्या देखते हैं कि कोई भी सेंटेंस जब लिखा जाता है तो उसके अंदर या तो सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और क्या इनकी सीक्वेंस होती है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। कभी ये तो नहीं ना हुआ कि हमने पहले ऑब्जेक्ट लिख दिया, फिर वर्ब लिख दिया और फिर सब्जेक्ट लिख दिया, ऐसा नहीं ना होगा। तो यानी हम सीक्वेंस से लेके चलेंगे ना उस सेंटेंस को। तो वही ये कहता है कि ये जो सिंटिगमेटिक स्टडी है ना, ये सिंटिगमेटिक स्टडी ऐसी स्टडी है कि जिसमें हम सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंस को देखते हैं कि सेंटेंस की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग क्या बन रहा है। ठीक है, ये होती है सिंटिगमेटिक स्टडी। तो इसके अलावा वो ये एशर था एक राइटर, उसने इसकी एक डेफिनेशन दी थी। वो कहता है कि इट इज़ अ सिमेंटिक रिलेशन बिटवीन वर्ड्स। सिमेंटिक रिलेशन का मतलब ये मीनिंग का रिलेशन होता है। ठीक है, बिटवीन वर्ड्स दैट को अकर इन द सेम सेंटेंस और टेक्स्ट। यानी ये ऐसी स्टडी है मीनिंग ऑफ द वर्ड की कि जिसके अंदर हम उसकी सीक्वेंस को देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें शी सिट्स ऑन द बेड और एनीथिंग, तो हमने शी पहले देखा कि सब्जेक्ट है, सिट्स हमने देखा ये वर्ब है, ऑन द बेड हमने देखा ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम सीक्वेंस वाइज जब स्टडी करते हैं ना तो वो होती है सिंटिगमेटिक। अब पैराडिग्मेटिक क्या होगी, पैराडिग्मेटिक होती है सिस्टम ऑफ एन आइटम टू बी सब्सटीट्यूटेड विद एन अदर आइटम विद द सिस्टम। तो ये क्या होगा, पैराडिग्मेटिक के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम सब्सटीट्यूशन ऑफ द वर्ड देखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब हमने हमारे पास कोई एक ऐसा वर्ड लिखा गया है या कोई सेंटेंस लिखा गया है, तो उस सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है हम सब्जेक्ट की रिप्लेस पे एक सब्जेक्ट लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसकी एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। वो अगर हम कहें द रिडिकुलस गर्ल फेल इनटू द पौंड। ठीक है, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, द रिडिकुलस गर्ल फेल जो है हमारे पास ये वर्ब है, इनटू द पौंड वो हमारे पास ऑब्जेक्ट के तौर पे हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं ये द रिडिकुलस गर्ल, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, फेल इनटू द पौंड, तो ये अगर मैं रिडिकुलस गर्ल की जगह द सिली पर्सन यानी एक नाउन की रिप्लेसमेंट में मैं एक नाउन या सब्जेक्ट की रिप्लेसमेंट में एक सब्जेक्ट ले आऊँ जो नाउन ही हो, और इसी तरीके से फेल की जगह मैं लिख दूँ द सिली पर्सन जम्प्ड, तो फेल की जगह मैं जम्प्ड वर्ब की रिप्लेसमेंट पे मैं वर्ब ही ले आऊँ, तो ये मतलब हो, इसका मतलब होगा कि मैंने इसकी पैराडिग्मेटिक स्टडी की। ठीक है, वो यही कहता है कि जब भी हम किसी वर्ड को देखते हैं, यानी कोई भी एक ऐसा सेंटेंस कि जिसकी रिप्लेसमेंट में हम उसी सेंटेंस पे यानी सब्जेक्ट की रिप्लेसमेंट पे एक सब्जेक्ट या वर्ब की रिप्लेसमेंट पे जब हम वर्ब लिख देते हैं तो वो होती है पैराडिग्मेटिक स्टडी ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, तो ये तो थे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट। तो हमारे पास जो लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक पॉइंट रह गया है इसका, वो है
3 प्रोनाउंसमेंट, ठीक है, 3 प्रोनाउंसमेंट ऑफ सोशोन। इसमें से पहला प्रोनाउंसमेंट में तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से लैंग्वेज आर्बिट्रेरी है, वो सिग्निफायर पे फोकस करते हैं, सिग्निफाइड को डिनाई करते हैं, और इसीलिए वो कहते हैं कि लैंग्वेज आर्बिट्रेरी है, क्योंकि जो मेंटल कॉन्सेप्ट होता है ना वो हमारा विद द पैसेज ऑफ द टाइम चेंज हो जाता है, ठीक है, मेंटल कॉन्सेप्ट सेम नहीं रहता, जिसकी वजह से हमारे पास ये होता है आर्बिट्रेरी लैंग्वेज हो जाती है। अब दूसरा वर्ड क्या है, अब दूसरा प्रोनाउंसमेंट क्या था, वो ये है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स आर रैशनल, नो वर्ड इज़ डिफाइंड इन आइसोलेशन। तो इफ़ यू रिमेंबर द प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रक्चरलिस्ट हैं ये बिलीव करते हैं कि किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट को, सॉरी, स्ट्रक्चर पे ये फोकस करना है, तो स्ट्रक्चर को आपने आइसोलेशन के अंदर नहीं पढ़ना, ठीक है, आपने आइसोलेशन के अंदर नहीं पढ़ना, क्योंकि किसी भी स्ट्रक्चर या किसी भी सेंटेंस का, सॉरी, सेंटेंस या सेंटेंस वी कैन से दैट, या कोई भी हम कह सकते हैं कोई स्टेटमेंट का या कोई भी सेंटेंस का जो रिलेशन होता है ना वो दूसरे सेंटेंस के साथ ज़रूर रिलेट करता है, इसलिए इसे आइसोलेशन के अंदर नहीं पढ़ना, ठीक है। और इसी तरीके ये सेकंड प्रोनाउंसमेंट है जो सोशोर देता है, ठीक है, वो कहता है कि आपने किसी भी चीज़ को आइसोलेशन के अंदर नहीं पढ़ना, बल्कि उसका रिलेशन देखना है, और वो रिलेशन होगा उसका अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस से या अदर पार्ट ऑफ अ पोइम से, यानी एक पोइम का एक पैराग्राफ है तो उसका रिलेशन हम देखेंगे उसके दूसरे पैराग्राफ से, फिर ही हम उसके मीनिंग को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और जो तीसरा और द लास्ट प्रोनाउंसमेंट वो कहता है वो है मीनिंग्स आर ऑलवेज एट्रीब्यूटेड टू द ऑब्जेक्ट बाय ह्यूमन माइंड। तो ये क्या है, इसके लिए वो कहता है कि जो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज कंस्टिट्यूट्स आवर वर्ड एंड डज नॉट जस्ट रिकॉर्ड इट। वो कहता है कि जो लैंग्वेज है वो हमारी वर्ड को तश्कील देती है, कंस्टिट्यूट करती है, और इसीलिए जब भी जो मीनिंग्स होते हैं ना वो ह्यूमन माइंड एट्रीब्यूट करता है। जब भी किसी इसी के अंदर, इसके अंदर हम बेसिकली कॉन्सेप्ट देख सकते हैं सिग्निफाइड का। सिग्निफाइड के अंदर भी हमने यही पढ़ा ना कि जो हमारे पास मेंटल इमेज होती है, हम मेंटली क्या तौर पे उसको इमेज लेते हैं या मेंटली क्या समझते हैं, तो इसलिए वो यहाँ भी कह रहा है कि जो मीनिंग होते हैं ना वो ह्यूमन माइंड उसे एट्रीब्यूट करता है। और इसके लिए अगर हम एक एग्जांपल लें कि कोई भी चीज़ या कोई भी लॉ का देख लें, या जैसे ये जो गवर्नमेंट के टेक्स्ट होते हैं, ये जिस तरीके से भी, तो इसके लिए क्या होगा, डिफरेंट पर्सपेक्टिव होंगे लोगों के, कोई ये कि कोई इनके खिलाफ होगा, कोई इनकी फेवर में होगा, कोई कहेगा ये हमारी जो गवर्नमेंट वाले होंगे वो ये कहेंगे कि ये हमारी ये ज़रूरी है, या इस तरीके से, यानी जब भी इसका मतलब हम एक तरह से जस्ट समझाने के लिए मैं ये कह रही हूँ कि एक तरह से जैसे कोनोटेटिव मीनिंग नहीं होते कि हम कोनोटेटिव मीनिंग कैसे ले सकते हैं, वो इस पे फोकस करता है, ठीक है। बेसिकली फर्डिनेंड द सोशोर कोनोटेटिव मीनिंग का इसमें कह नहीं रहे, पर जस्ट समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि इसके अंदर हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसके अंदर हम कोनोटेटिव मीनिंग देख सकते हैं कि ह्यूमन माइंड किस तरीके से किसी भी वर्ड का मीनिंग खुद क्रिएट करता है या उसकी मीनिंग को वो क्या लेता है, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे कॉन्सेप्ट थे जो हमने स्विस स्कूल ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर हमने पढ़ा। तो ये मैंने आपको रिलेट करके भी बताया है कि किस तरीके से फर्डिनेंड द सोशोर जो मेन लिंग्विस्ट है या एक स्ट्रक्चरलिस्ट है जो मेन है इसके अंदर स्विस स्कूल ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर, तो उसके बारे में हमने ओवरऑल डीप स्टडी की है इसके अंदर कि वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट देता है। उनके कॉन्सेप्ट के अंदर हमने सारे पढ़े हैं कि ये स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर हमने उसके कॉन्सेप्ट में सब कुछ पढ़ा ना, कि उसके प्रोनाउंसमेंट क्या हैं, उसके लैंग और पेरोल का कॉन्सेप्ट क्या है, सिग्निफिकेशन क्या है, सिंक्रोनिक का, डायक्रोनिक का, और एक कॉन्सेप्ट रह गया है जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, दैट इज़ बाइनरी ओपोजिशन। तो बाइनरी ओपोजिशन का मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि बाइनरी ओपोजिशन क्या होता है, कि जब भी किसी हम वर्ड को उसके कॉन्ट्रास्ट वर्ड के अंदर उसकी मीनिंग को स्टडी करती है, दैट इज़ कॉल्ड बाइनरी ओपोजिशन। तो फर्डिनेंड द सोशोर यही कहता है कि जब भी हमने लैंग्वेज के अंदर मीनिंग की स्टडी करनी है या मीनिंग को अंडरस्टैंड करना है तो इट्स नेसेसरी कि हम उसके कॉन्ट्रास्ट वर्ड को फोकस करें, क्योंकि ये हमारे लिए ईजी भी हो जाता है। और जब हम उसको फोकस करते हैं ना, किसी भी कॉन्ट्रास्ट वर्ड पे हम फोकस करते हैं तो ये उस कॉन्ट्रास्ट वर्ड पे फोकस करके ही हम उसकी ईजीली मीनिंग की अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट और स्विस
स्विस स्कूल ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। और बेसिकली इस स्विस स्कूल ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर यही एक बेसिक राइटर आता है। और इसी के अंदर जब भी हमारे पास स्विस की बात आ गई तो इट्स मीन के स्विट्ज़रलैंड, और स्विट्ज़रलैंड में किसको हम स्टडी करेंगे, फर्डिनेंड द सोशोर को। ठीक है, ये बेसिक पॉइंट्स थे इसके, और स्ट्रक्चरलिज्म के साथ कैसे रिलेट करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ टुडेज़ वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी फ्रीली। सी यू देन, and in tomorrow I will try my best to elaborate the Prague school of structuralism. Until now, Allah Hafiz.